हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम दबा के ज़बरदस्त कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट आज चैप्टर शुरुआत करेंगे। और ये क्लास जो SCERT की किताबें आपको दिख रही है, छठा क्लास का ये किताब है। यह छठा क्लास का किताब है और इसमें इतने बेहतर मटेरियल दिए हैं कि मत पूछिए, बहुत बेहतर मटेरियल है। आप देख सकते हैं ये छठा क्लास का है और ये भाग 1 हो जाता है ना। अतीत से वर्तमान हम लोग देखेंगे, समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं। हम आपको इसमें बताएंगे कितना इम्पॉर्टेंट आपकी एग्ज़ाम को लेकर के मटेरियल दिया हुआ है। हम यही बार बार बोलते हैं कि अगर आपको BPSC कंप्लीट करना है ना। बहुत सारे लोग अभी भी टारगेट लुसेंट वगैरह इस सब पे करते हैं, लेकिन बात यह है कि कोई भी कंपटीशन को तैयारी करने के लिए सिलेबस क्या डिमांड करता है ये देखना ज़रूरी है। और सिलेबस अगर डिमांड करने लगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सटीक किताबें कहाँ पे मिलेगी। किताबों का तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि किताबें हर विद्यार्थी के पास होता है। क्या सटीक किताबें हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग, और जो पूर्व के जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, उन्होंने ये बात कहा था कि आपको NCERT की और SCERT की जो बिहार समग्र अध्ययन है ना, शिक्षा जो आप देख सकते हैं समग्र शिक्षा अभियान है, उसे आपको पढ़ना ही होगा, है ना। पढ़ना ही होगा मतलब क्या है, इसको तैयारी करके आप आइए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम लोग रुख कर जाते हैं, ताकि मुझे लगता है कि उम्मीद है आपको अब अच्छा से दिख रहा होगा, है ना। उम्मीद है आपको अब अच्छा से दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत वर्क किया है। बहुत सारा कमेंट्स आया कि दिख नहीं रहा है ना। अब अच्छा से दिखेगा। तो अतीत से वर्तमान हम लोग देखेंगे। जो पहला अध्याय उसमें मुझे नहीं लगा था कि कोई पॉइंट था, तो इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे जो अध्याय 2 है, क्या, कब और कैसे। अगर आपके पास किताब होगा तो देख सकते हैं क्या, कब और कैसे, है ना। इसमें इतिहास के बारे में बताया गया है और ये कहा गया संक्षिप्त में हम लोग वर्णन करते हुए जहाँ से प्रश्न बनेगा हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांट के दिखाया गया है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास होता है। इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे क्या क्या मटेरियल था यहाँ पे, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपके पास साहित्यिक स्रोतों की बहुत ही अभाव है। तो हम अपने मानव जीवन की जो उत्पत्ति था, मानव जीवन का जो विकास है, अगर हम उसको पढ़ना चाहेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा निर्भर पुरातात्विक साक्ष्यों पे होना पड़ेगा। अगर प्राचीन भारत का इतिहास जब लिखा गया तो लिखने वालों ने सबसे ज़्यादा साध्य जो इस्तेमाल किया वो पुरातात्विक साक्ष्य था। बहुत बाद में जा कर के मिलता है साहित्यिक साक्ष्य, है ना। तो भारत में हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन करेंगे और वहाँ से बहुत फैक्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल बनते हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो यही कहता है यहाँ पे कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी के लिए हमें कई स्रोतों से प्राप्त हो जाता है। कई स्रोत होते हैं, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हो जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सारे चीज़ आएंगे, है ना। जैसे सिक्के हो जाते हैं, अभिलेख हो जाते हैं, खंडहर भी हो जाएंगे, बहुत सारा चीज़ हो जाता है यहाँ पे। हड्डी हो जाएंगे, उपकरण हो जाते हैं, पाषाण की जितनी भी सामग्रियाँ होती है। जैसे आप देखेंगे जब पूरा पाषाण काल को लिखा जा रहा था तो उसका सिर्फ एक ही साक्ष्य था, वो था, मतलब पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इंसानों के द्वारा किस तरीके से पत्थर का उपयोग लाया गया, उसके अध्ययन से ही हम लोगों ने प्राचीन भारत का पाषाण काल को पढ़ा और लिखा। वहीं देखते हम लोग आगे देखेंगे, पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है ना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या भोजपत्रों में लिखी मिलती है। ताड़पत्रों या भोजपत्रों में लिखी मिलती है, जब हमारे भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हम अपने मतलब पांडुलिपियों को कागज़ों पे या कहीं पत्थरों पे या कोई ऐसे जगहों पे लिख सके जो बहुत ही दिनों तक सुरक्षित रह सकता था, है ना। तो प्रारंभ में इंसानों ने, मानव ने यही ताड़पत्रों और भोजपत्र पर ही वो लोग लिखा करते थे। आज भी अगर आप चाइनीज़ मूवी देखते होंगे
तो आपको वहाँ पे दिखता होगा, है ना, राजा का संदेश ये, तो लोग ताड़पत्र भोजपत्र ज़्यादा दिखाते होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ से सवाल बहुत बनता है। ये परिचय में था एक, तो परिचय में हम लोग देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे डॉक्टर स्पूनर, याद रखिएगा इसको, है ना। ये पटना के कुम्हरार नामक स्थान में, आज भी अगर आप जाएंगे आप कुम्हरार पार्क घूमने के लिए, है ना, तो वहाँ पे सुरक्षित आपको मिलेगा, ठीक है। कहता है कुम्हरार नामक स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ, जो लकड़ी के उनके राजमहल बनाए गए थे, जिसका वर्णन बहुत सारे लोग कहते हैं, है ना। उसमें देखिएगा एक व्यक्ति ने ये कहा कि राजमहल के बारे में कि ऐसा लगता है कि यह किसी मानव के द्वारा नहीं अपितु यह देवताओं के द्वारा बनाया हुआ लगता है ना। और ये भी कहा गया कि इसकी तुलना शूशा नायकबतना से किया जा सकता है, इतना बेमिसाल और इतना भव्य है ना। तो राजमहल यानी कि लकड़ी का बनाया हुआ जो राजमहल था, जहाँ पे राजा निवास करते थे, है ना, उसी के बारे में वर्णन किया गया डॉक्टर स्पूनर के द्वारा। और कहा गया कि जब ये खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे सोने के बैल के टुकड़े मिले, जो आपके लिए बहुत VVI है, बहुत ज़्यादा। पूछा जा सकता है कि कुम्हरार का जब खुदाई हो रहा था तो यहाँ पे सोने के बैल के टुकड़े मिले, अक्सर ये पूछा जा सकता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, बहुत अभी मटेरियल बाकी है, आज लंबा क्लास हम लोग देखेंगे। देखिए सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या काई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अक्सर बीपीएससी ने पूछा है कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो सिक्के के जो अध्ययन होते हैं, सिक्कों के अध्ययन, देखिए इसको हम लोग न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, है ना, न्यूमिस्मैटिक, याद रखिएगा, है ना, जिसको हम लोग मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। आपसे हो सकता है इस सवाल पूछ दे कि भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन है ना। सबसे प्राचीनतम जो सिक्का है यहाँ पे, सबसे प्राचीनतम, तो प्राचीनतम देख लीजिए, पूछा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं पंचमार्क, है ना, पंचमार्क के सिक्के। और ये सिक्के जो बने थे ये अक्सर अधिकतर चांदी के बनाए गए थे, है ना। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला सोना का सिक्का किसने जारी किया, है ना। तो सबसे पहला सोने का सिक्का जो जारी किया सोने का, वो कुषाणों ने किया, है ना, कुषाणों के द्वारा किया गया। और एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए सबसे ज़्यादा, है ना, यानी कि सबसे पहले शुद्धतम सोने के सिक्के, है ना, शुद्धतम एकदम शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो आपकी ये कुषाण ही हो जाएंगे। कभी कभी मन में ये भी सवाल उठता होगा कि विश्व में पहला सिक्का कौन जारी किया, है ना, उस सिक्के का नाम क्या हो जाता है। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे सिक्के का, तो देखिएगा इसका नाम है लिडियन लायन, है ना, लिडियन लायन नाम हो जाता है। यह विश्व का पहला सिक्का है, लिडियन लायन, यानी कि लिडियन शेर के भी नाम से जानते हैं, लायन का मतलब शेर ही होता है। तो ये विश्व का पहला सिक्का हो जाता है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, जिसको हम लोग मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत के जब सोर्स को हम लोगों ने पढ़ा, जब हमारे पास इकट्ठा हुआ, जब खोज किया गया, तो हमें ये बात पता नहीं चल पा रही थी यह कितना वर्ष पुराना है। तो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक विधि तय किया गया, जिसको हम लोग 7C14 बोलते हैं, यानी कि रेडियो कार्बन विधि, है ना, रेडियो कार्बन विधि C14 के द्वारा हमें ये पता लगाकर ये निर्धारित करने में सबसे ज़्यादा मदद मिला कि यह लकड़ी कितने वर्ष पुराना है, यह पत्थर कितने वर्ष पुराना है ना, ये पुरातात्विक साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है। तो पूछा जा सकता है कि किस विधि से पता चला, तो रेडियो कार्बन विधि हो जाता है C14। ओके, आगे हम लोग देखेंगे तिथियों का मतलब क्या है। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में सबसे मुश्किल हो रहा था तिथियों का, है ना। हालांकि अगर भारत में सिकंदर अगर नहीं आता तो शायद तिथियों में बहुत सारा गड़बड़ी हो जाता।
और ये जो सिकंदर आया भारत में, और ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, सिकंदर से लेकर के महमूद गजनवी, बाबर, तुर्की, किस दर्रा से आए, है ना? तो ये खैबर दर्रा होता है, बहुत बार सवाल पूछा गया आपसे बीपीएससी में, है ना? तो यहाँ पे देखिए कहता है कि तिथियों का मतलब क्या है। तो हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। अब सबसे पहले देखिए जो सवाल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ, किसने प्रारंभ किया। अगर हम लोग यहाँ पे विक्रम संवत की बात करें, है ना, विक्रम अगर संवत की हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए विक्रम संवत की बात है तो 57 बीसी, है ना, 57 बीसी से प्रारंभ होता है। 57 मतलब 57 ईसा पूर्व से यह प्रारंभ होता है। और यह प्रारंभ जो किया, है ना, यह प्रारंभ आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया, है ना, विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। और भारत में विक्रमादित्य की संख्या 14 हो जाता है, 14 विक्रमादित्य हैं, है ना। और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया, है ना, शकों को पराजित किया, तब उसके उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत चलाया था, है ना, विक्रम संवत ये चलाया था, है ना, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये हो जाता है ना, 57 बीसी में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, ठीक है, याद रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट है वो हो जाता है आपका शक संवत, जिसको भारत सरकार ने अपने कैलेंडर में उसे शामिल किया, है ना। जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे वो हो जाता है हम लोग का शक संवत, है ना, शक संवत हो जाता है। और शक संवत की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 78 ईस्वी में, है ना, 78 ईस्वी में यह प्रारंभ होता है। इसकी जो प्रारंभ था, इसका जो शुरुआत था कनिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कनिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसी संवत को भारत सरकार ने स्वीकार किया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऐसे गुप्त संवत भी है, बहुत सारे संवत है, लेकिन उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना विक्रम संवत और शक संवत का है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, है ना, आगे देखते हैं। तो कहता है कि शक संवत के आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है और जन्म को 0 वर्ष माना जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी अगर आप लोग पटना में होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, पीएमसीएच के जस्ट बगल में ही है ना। पटना जो यूनिवर्सिटी है उसके कुछ दूरी पे आपको खुदा बख्श लाइब्रेरी है, और बिहार में यह पटना में है खुदा बख्श लाइब्रेरी, ठीक है। और देखिए खुदा बख्श लाइब्रेरी की बात करें यहाँ पे तो इसकी स्थापना आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब किया गया। तो 29 अक्टूबर, है ना, 1891 को देख लीजिए, 29 अक्टूबर 1891 को इसकी स्थापना हुआ खुदा बख्श लाइब्रेरी का। पूछा जाता है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे है ना, तो पटना में हो जाता है खुदा बख्श लाइब्रेरी, ठीक है। और आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि गोपाल नारायण सिंह, है ना, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पे है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है, तो पालीगंज स्थित है। और पालीगंज आपको तो पता ही होगा, यह पटना में है ना, भरतपुरा। अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है यहाँ पे, अनेक पांडुलिपियाँ यहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भौगोलिक पृष्ठभूमि, है ना, भौगोलिक पृष्ठभूमि देखेंगे। देखिए भौगोलिक पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण क्या होता है। तो इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांट के देखा है। अगर किताबें आपके पास होगा, बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, आप एक बार कोशिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम मिलता है, मौका मिलता है ना, पढ़ने का, तो ज़रूर पढ़ेंगे। और हम लोग जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे 4 भागों में बांटा गया है। पहला अगर बात करें तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, है ना, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप मैप का अध्ययन करेंगे, है ना, मैप का अध्ययन यहाँ पे अगर करते हैं, ठीक है, मैप का अध्ययन अगर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो चलिए आप लोग हमसे बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, यही है आपका
कर्क रेखा, है ना, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। और ये हो जाता है ना, यही है आपका तराई का क्षेत्र, जो नेपाल से सटा हुआ बिहार का पूरा उत्तरी जो आप तटवर्तीय क्षेत्र देखते हैं वो बिहार के तराई क्षेत्र से ही बंधा हुआ है ना। और यहीं पे कश्मीर से लेकर के आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कश्मीर से लेकर के आप देखिए सिक्किम जो होता हुआ आप जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा जो एरिया है वहाँ तक ये क्या है, बहुत ही फैला हुआ है ना, वहाँ तक बहुत ही फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और देखें, कौन होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश जो है वो सम्मिलित है यहाँ पे, है ना, प्रदेश क्या है, सम्मिलित है। आगे देखेंगे हम लोग, दूसरा हमारा जो हो जाता है ना, दूसरा देखिए कहता है कि उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है ना। जो गांगे का जो डेल्टाई क्षेत्र देखते हैं वो मैदानी क्षेत्र जो आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पे द्वितीय नगरीकरण की स्थापना हो जाती है। हालांकि पहले नगरीकरण की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का इसमें उल्लेख है, बहुत बेहतर दिया हुआ है ना। तो यही जो उपजाऊ जो ज़मीन है जिसके किनारे पे मगध यानी कि सबसे मजबूत एक महाजनपद था उभरा, और यह कारण बन जाता है ना मगध के उत्कर्ष में भी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है ना, नर्मदा ताप्ती बहती है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी जो है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या करता है, अलग करता है। सतपुड़ा विंध्याचल की आप देखते हैं पहाड़ी जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करता है, अलग करता है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हो जाते हैं। जो दक्षिणी आप दक्षिण में जब जाते हैं वहाँ पे है ना, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं ये सारे के सारे वहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन जो देखते हैं इन्हीं के कारण हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए यह हो जाता है हम लोग का दर्रा, है ना, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए इसको, यह दर्रा हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए दर्रा की अगर बात हम लोग करें, जो प्रश्न आपसे पूछता है ना, दर्रा क्या होता है, पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते होते हैं, है ना। दर्रा क्या होता है, पहाड़ियों के बीच में एक संकरा रास्ता होता है जिसको हम लोग दर्रा कहते हैं। अगर हम लोग खैबर दर्रा की बात करें, है ना, खैबर दर्रा की, तो देखिए उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है यह। ठीक है, और एक चीज़ कहा जाता है कि किसी ने भी इस खैबर दर्रा पे कंट्रोल और नियंत्रण नहीं कर सका। और इसी दर्रा से अगर हम लोग बात करें तो यही दर्रा जो है, यह आपका जो दर्रा है यहाँ से देखिएगा इस दर्रा से आपको बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं ये आपके हो जाते हैं सिकंदर, है ना, सिकंदर हो जाते हैं, तुर्की होते हैं, बाबर भी होते हैं यहाँ पे, है ना, और महमूद गजनवी भी है जो यहाँ से ही आता है। या अगर देखें तो तैमूर भी हो जाता है ना, यहाँ पे देखिए पूछा जाता है आपसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैमूर भी हो जाता है। और यहीं से शक पहलव भी, है ना, शक और पहलव भारत में प्रवेश करते हैं यहीं से। यही दर्रा है खैबर दर्रा, है ना, जो भारत और ये भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो बीच का जो संकरा है, जो सीधे आपके भारत में एक मार्ग बनाता है। यहीं से सारे जो आक्रमणकारी हैं हमारे भारत में प्रवेश करते हैं। सिकंदर हो जाएंगे, तुर्की हो जाएंगे, बाबर भी हो जाता है, शक पहलव भी हो जाता है ना, महमूद गजनवी भी हो जाता है, तैमूर भी हो जाता है। इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे हम लोग देखेंगे ये हो जाता है बोलन दर्रा। एक खैबर दर्रा हम लोगों ने देखा और ये हो जाता है बोलन दर्रा, है ना, बोलन दर्रा। देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा जो क्वेटा को जैकोबाद से क्या करता है,
जैकोकाबाद से क्या करता है, जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बोलन दर्रा हो जाता है, जो इतिहास में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बोलन दर्रा का, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का क्या किया, विस्तार किया। जैसे महापाषाणी संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। अगर आज भी कोई ऐसा मूवी आप देखिए जहाँ पे, जैसे हॉलीवुड में अधिकतर ये दिखाया जाता है ना, तो क्या करता है कि कोई अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, तो उसके जो समाधि है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर इकट्ठा करके एक बड़ा सा, है ना, वो बना दिया जाता है। तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे भी देखिए, पाषाण संस्कृति में ऐसे लोग बनाया करते थे, ऐसा सोच था, है ना। जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है वो हो जाता है आपका कोल्डिहुआ। ये देखिए, कोल्डिहुआ चौपानी मांडो से ऐसे स्थल हैं जहाँ से सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है। अक्सर ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, और ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई है ना, बहुत ही वीवीआई है। देखिए हम लोग इस बुक को कर रहे हैं, इसीलिए पूरा डिटेल्स नहीं जा पाएंगे, है ना, क्योंकि डिटेल्स अगर पढ़ना हो तो अगले क्लास में चल रहा है, उसमें आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, और आप चाहें तो टीचर जो आप देने वाले हैं उसके लिए भी। ये उन लोगों के लिए है जो अभी सबसे ज़्यादा काम देगा। जैसे बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचर वालों के लिए तो एकदम रामबाण ये हो जाता है ना। और इसका इम्पोर्टेंस आपको जो 70 बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो कोल्डिहुआ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, कोल्डिहुआ जो है वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है। अक्सर यही सवाल पूछता है, जो पूछा है सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, कोल्डिहुआ से मिलता है, कोल्डिहुआ चौपानी मांडो, है ना। तो कोल्डिहुआ कहाँ पे है, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। और यहीं पे खंडित हड्डियों का भी उपकरण प्राप्त होता है। यहीं पे जो है, यहीं पे देखेंगे, यहीं पे खंडित जो हड्डियाँ हैं, पशु की हड्डियाँ हैं, है ना, खंडित हड्डियों का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है, हड्डियों का साक्ष्य भी आपको यहाँ से मिलता है ना। तो कोल्डिहुआ पूछा जा सकता है कि सबसे पहले चावल की खेती यानी कि किसानी जो है ना, सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण हमको कहाँ मिलता है, तो यही कोल्डिहुआ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, लगभग कहता है कि लगभग 2500 वर्ष से पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश या इंडोस कहा, है ना, हिंदोश या इंडोस कहा। देखिए ईरानियों का एक ग्रंथ है जिसको अवेस्ता बोलते हैं, है ना, अवेस्ता बोलते हैं। इसमें देखिएगा स को ये लोग ह बोलते हैं, स को ये लोग ह बोलते हैं। इसीलिए सिंधु, देखिए ये सिंधु जो है, सिंधु के किनारे बसने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदू बोला, है ना, और उसका नाम हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखें, कहते हैं यहाँ पे कि मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था, मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। देखिए मगध को अलग से ही पढ़ना होता है, जो इसमें मिलेगा आगे हो सकता है। तो मगध का उत्कर्ष देखेंगे, मगध पे बहुत सारे जो वंश है उन्होंने शासन किया। दारोगा के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, कल का जो दारोगा का एग्ज़ाम था उसमें पूछा हुआ था, है ना, कि तो उसमें समझिए कि अगर कोई आदमी पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, है ना, क्रम वाई भी अगर पढ़ा होगा तो पक्का अच्छा से बना के आया होगा। तो ये सवाल है कि मगध जो है प्रथम बड़ा साम्राज्य था। और देखेंगे कि 16 महाजनपदों में जिसका वर्णन आपको अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है ना, इसमें सबसे बड़ा आपका मगध ही था, है ना। तो हम लोग इसका मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी व्यक्तित्व हैं जो सम्राट और राजा हुए उन लोगों का योगदान भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है उसका भी हम लोग वर्णन यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। आगे देखिएगा हमारा जो टॉपिक हो जाता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा हो जाएगा, अध्याय तीसरा है। और तीसरा अध्याय जो है प्रारंभिक समाज हो जाता है, प्रारंभिक समाज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कहता है कि मध्य प्रदेश में, है ना,
बुढ़नी और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। और अक्सर सवाल बीपीएससी ने पूछा है किसके बारे में, भीमबेटका के बारे में, है ना। भीमबेटका के बारे में अक्सर सवाल आपसे पूछा हुआ है कि भीमबेटका के बारे में बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका आप देख रहे हैं यहाँ पे, भीमबेटका और कुढ़नी देखिए, पंचमढ़ी देखिए। देखिए शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया गया है ना। तो देखिए अगर बात करें हम लोग भीमबेटका का, तो भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में है यह, है ना। यह रायसीना जिला में है, पूछा जाता है रायसीना जिला में। और ये भी पूछा जाएगा विश्व का यानी कि मानव जीवन की जो प्रारंभ है, ऐसा साक्ष्य, इस तरीके से का जो साक्ष्य है कहाँ प्राप्त होता है, किस जगह प्राप्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा भीमबेटका, यही होता है आपका भीमबेटका। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह मानव जीवन का, है ना, मानव जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पे मिलता है, प्राचीनतम साक्ष्य, है ना। और यहाँ पे शैल चित्र और चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। सोच के देखिएगा उस समय की अगर बात करें तो भीमबेटका, है ना, भीमबेटका जो पाषाण काल का समय रहता है, वहाँ के लोग चित्रकारी क्या क्या करते हैं। तो चित्रकारियों के बारे में अगर देखें तो देखिएगा यहाँ पे लगभग, अगर हम लोग देखें तो लगभग 30,000 साल पुराना है ना। 30,000 साल क्या है, पुराना हो जाता है। और यहाँ के लोग जो थे हाथी सवारी करते हुए चित्र बनाए हैं, और शहद को इकट्ठा करते हुए भी चित्र बनाए हैं। महिलाओं को, बच्चों का लालन पालन करते हुए भी चित्र बनाया है। यहाँ से ये भीमबेटका से हो जाता है ना। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो नृत्य का भी साक्ष्य आपको प्रमाण यहाँ पे मिलता है। और बहुत सारे जो शिकार करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं चित्रकारी से क्या होता है, लोगों के व्यवहार को जानने का एक अच्छा सोर्स भी हो जाता है। मानव मन को और मानव जीवन के जो व्यवहार होते हैं उसको समझने में भी चित्रकारी जो है बहुत मदद कर देता है ना। पूछा जा सकता है भारत का सबसे पहला वो साक्ष्य बताइए जहाँ से चित्रकारी, है ना, जहाँ से चित्रकारी का साक्ष्य और प्रमाण मिला है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है और रायसीना जिला में यह स्थित है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। पैसरा जो देख रहे हैं, है ना, ये मुंगेर जिले में पड़ता है। कहता है पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है ना। और यहाँ पर आरंभिक मानव की से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं, ठीक है, पुराने स्थल मिले हैं। और यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह औजार भी मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, तो मुंगेर से, ठीक है। मुंगेर से क्या प्राप्त हुआ, तो ये देखिए आरंभिक यानी कि सबसे पहला जो आरंभिक मानव से संबंधित जो पुराने स्थल हैं पूछा जा सकता है बिहार में, तो कहाँ से मिला, मुंगेर से मिलता है। और ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि यूरोप यानी फ्रांस में पाए जाने वाले जो आरंभिक मानवों की तरह औजार जो मिला है वो यहाँ मुंगेर के लोग भी करते थे, है ना। अगला देखते हैं, पैसा संभवतः क्या है, आवास निर्माण स्थल हो जाता है। पूछा जा सकता है ये क्या है, आवास निर्माण स्थल हो जाता है। देखिए पाषाण काल को हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांट के देखते हैं ना। पूरा पाषाण काल हो जाता है, मध्य पाषाण काल हो जाएगा, नव पाषाण काल हो जाएगा। हमारा इस तरह से वीडियो है, पूरा डिटेल्स है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। आप चाहें तो वहाँ भी जाकर के इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पूरा पाषाण काल की अगर बात करें, है ना। तो पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब पत्थर होता है ना। पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर हो जाता है। और पूरा पाषाण के काल के जो लोग हैं वो शिकार करते थे, उनका भोजन जो था शिकार पे ही निर्भर था। कंदमूल, मछली पकड़ना, इस तरीके से जंगल में शिकार करना, वही उनका जीवन था, है ना। और यहाँ पे देखेंगे आग का आविष्कार हुआ और अस्थाई आवास भी ये लोग प्रारंभ किए, है ना। ये सारे अलग अलग काल में हो जाता है, सब अलग अलग काल में हो जाता है। थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए पाषाण काल के पूछा जा रहा है आपसे कि पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे, है ना। पाषाण काल के लोग पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे, ठीक है। और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? पॉइंट में हम लोग दे रहे हैं, पॉइंट में ही है, मतलब समझिए कि आप कॉन्सेप्ट से आप फैक्ट डायरेक्ट आते हैं, है ना। पूछा जाता है आपसे कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है ना, तो हेरोडोटस है, इन्हीं को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो सीसरो ने, है ना, सीसरो ने, एक ग्रीक वैज्ञानिक थे ये, सीसरो ने ही हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, है ना। तो इतिहास का पिता हम लोग किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। और भीमबेटका की बात करें, जो भीमबेटका हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिए, भीमबेटका को याद रखने लायक सिर्फ एक ही है कि यह सबसे प्राचीनतम, है ना, चित्रकारी का साक्ष्य देता है। सबसे प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य देता है, शैल चित्रों का, है ना, शैल चित्रों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देता है भीमबेटका। आगे देखिए, कहता है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है ना। देखिए, बोगाजकोई अभिलेख से बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। यहाँ पे वैदिक देवताओं के बीच में संधि का पहला प्रमाण मिलता है। अगर वैदिक देवताओं की बात करें, जो वर्णन है, पूछा जाता है बार बार बीपीएससी में, कौन कौन देवता है जिनका जिक्र आपको बोगाजकोई अभिलेख में है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इनका नाम हो जाता है इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य हो जाते हैं। याद रखिए, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का वर्णन आपको बोगाजकोई अभिलेख में मिलता है। यही सवाल पूछेगा आपसे, है ना, यही सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव की निशान कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान कहाँ से? तो बिहार के मुंगेर पैसरा से मिलता है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान जो है, मानव के निशान, है ना, कहाँ से मिलता? तो बिहार का जो मुंगेर का जो देख रहे हैं, है ना, पैसरा से ये मिला है। अगला हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, चौथा अध्याय हम लोग 4 पढ़ेंगे, जो बहुत VVI है। 4, प्रथम कृषक एवं पशुपालक, है ना, प्रथम कृषक एवं पशुपालक हो जाता है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि खेती की जो शुरुआत है ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई है ना, तलछट से हुई है। और पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती प्रारंभ किया, है ना। खेती की शुरुआत क्या कह रहा है? ईरान और इराक देश के पहाड़ियों की तलछट्टी से इसका प्रारंभ हुआ है। और पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने इसका क्या किया? खेती प्रारंभ किया। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे हम लोग देखे हैं, प्राप्त वस्तुएं हैं, पुरास्थल है, और वर्तमान में आप जगहों के बारे में, है ना, देख सकते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ से जो खेती का हम लोग प्रमाण देखते हैं, है ना, तो क्या कहता है यहाँ पे? मेहरगढ़ से आपको गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ ये आपको पाकिस्तान में हो जाता है। गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। ऐसे ही साक्ष्य तो है, यही साक्ष्य ये सब पूछेगा। प्राचीन भारत के इतिहास में जो आप पढ़ सकते हैं हड़प्पा काल तक, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैदिक तक भी आप अगर आएंगे यहाँ से, बहुत सारे, पूरा प्राचीन भारत का इतिहास ही भरा पड़ा है ना। साक्ष्यों पर आधारित पूछा जा सकता है कि कहाँ से गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी की प्राप्ति हुई है, और ऑप्शन में इस तरह से आपको दे देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। और मेहरगढ़ जो है वर्तमान के पाकिस्तान में है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो हम लोगों ने देखा था कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला, तो चावल का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद से जो कोल्डिहुआ है ना, कोल्डिहुआ यहाँ से प्राप्त होता है। और यहीं से जानवरों की जो हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, है ना, टूटी हुई कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ से? तो कोल्डिहुआ हो जाता है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में है ना। अगला देखिए, चावल, जानवर के खुर के निशान कहाँ मिले हैं? चावल का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मेहरगढ़ से। और जानवर के खुर का निशान कहाँ से मिलता है? तो ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है? पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, है ना। आगे कहता है कि गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़ और बकरी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, गेहूँ, दलहन,
कुत्ता, भेड़ और बकरी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है? बुर्ज होम हो जाएगा। और यह बुर्ज होम कहाँ पे है? तो कश्मीर में हो जाता है ना। आगे देखिए, गेहूँ, चन्ना और जौ की प्राप्ति कहाँ पे होता है? तो चिरांद में हो जाता है। चिरांद बिहार में है ना। और यह बिहार में है, कहाँ पे? तो चिरांद सारण में है, बिहार के सारण में। अगला देखिए, कहता है काला चन्ना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सूअर की प्राप्ति कहाँ पे हुई है? तो पच्चमपल्ली में हुआ है। और ये पच्चमपल्ली कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है ना। आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ये जो पॉइंट है इसे ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI हो जाता है। इसे ज़रूर बस एक बार याद करिए एग्ज़ाम तक, उसके बाद फिर भूल जाइए। फिर जब पढ़ाना होगा तो फिर पढ़िएगा उस समय, है ना। तो चीज़ें काफ़ी दिन तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि पाकिस्तान में स्थित जो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, जो बहुत ही VVI है। पशुपालन के साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य, है ना। तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाता है। मेहरगढ़ अभी कहाँ पे है वर्तमान में? तो पाकिस्तान हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पुरातत्वविदों के 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। क्या? 7 लेयर प्राप्त हुए हैं, है ना। पहला 3 स्तर जो है नवपाषाण काल का है और प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने का साक्ष्य मिला है ना। कृषि उत्पादन का और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अगर हम लोग बात करें तो यह जो पुरातत्वविदों को कितने लेयर प्राप्त हुआ? 7। अक्सर यहाँ से मेहरगढ़ से क्या प्रश्न पूछेगा? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बताइए, है ना। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है यही VVI हो जाता है। और पूछा जा सकता है कि वर्तमान के कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये आपको पाक में हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान में हो जाता है ना। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा चिरांद, जो बिहार के कहाँ पे? सारण छपरा, है ना। सारण छपरा। तो देखिए, चिरांद जो है यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और चिरांद जो है नौपाषाणिक स्थल भी हो जाता है। चिरांद की अगर बात करें यहाँ पे तो, है ना। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो काले एवं लाल मृदभांड जो है, काले एवं लाल मृदभांड जो है, जो हड़प्पा युगीन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काले एवं, याद रखिएगा, काले एवं लाल जो मृदभांड है इसकी प्राप्ति हुई है ना। लाल मृदभांड। और ये कहाँ पे है? तो हड़प्पा युगीन हो जाता है। युगीन साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कहाँ से? चिरांद से। और चिरांद कहाँ पे है? तो बिहार के सारण में हो जाता है ना। बिहार के सारण में, और सारण को ही छपरा कहा जाता है। तो बिहार स्थायी सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति है ना। क्या हो जाता है? पहली नवपाषाणी क्या हो जाता है? संस्कृति हो जाएगा बिहार अस्थाई सभ्य जीवन में, है ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी देखिए बिहार में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। और जितना बेहतर SCERT की किताबें में लिखा हुआ है, NCERT की किताबें में एक लाइन में मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। SCERT में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा इस चिरांद के बारे में, है ना। और सवाल BPSC यहीं से पूछता ही है। BPSC जो सिविल सर्विस जो है 70 BPSC देने वाले जो हैं और टीचर के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, है ना, डायरेक्ट यही पूछेगा। जिसका वर्णन, जिसका चर्चा अगर आपके पास NCERT की किताबें होगा 11 क्लास का, है ना। 3 ही किताब है जो पढ़ा जाता है प्राचीन भारत के इतिहास के NCERT के लिए, खास करके UPSC BPSC में, है ना। प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का। प्राचीन भारत का इतिहास अगर पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो नवपाषाण संस्कृति है, जो चिरांद का संबंध है ना। तो यहाँ से 3 स्तर, जो 3 लेयर है उसकी प्राप्ति हुई है। और यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सिंह से बने औजार मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ी संख्या में हड्डियों की प्राप्ति बिहार का कौन से जगहों से, है ना, प्राप्त होता है। और सिंह से जो बना हुआ जो औजार है कहाँ से प्राप्त होता है ना। चिरांद दे देगा, मनेर दे देगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सोर्स आपको दे देगा। अगर याद रहा कि चिरांद है तब तो बना पाएंगे आप, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ के घर गोल होते थे, ठीक है। देखिए कितना डिटेल्स में दिया। यहाँ के घर गोल होते थे और घरों के चूल्हे एक समूह में मिले हैं।
एक समूह में मिले हैं, ऐसा लगता है पूरे लाइन से लगा हुआ है। सामूहिकता को यह प्रदर्शित करता है। अगला, मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले, नीले और लाल धूसर रंग के हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो मिट्टी का बर्तन मिला है, कहाँ पे? चिरांद में, है ना। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले, याद रखिएगा, काले, नीले और लाल धूसर के जो रंग है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। हमने पहले ही यहाँ पे कहा था, है ना, यहाँ पे कहा था किसके बारे में? यह नौपशानिक स्थल हो जाता है ना। और यहाँ पे काले और लाल मृदभांड जो है, जो हड़प्पा युगीन का प्रदर्शित करता है, यहाँ से मिलता है। कहाँ? चिरांद से। और चिरांद कहाँ पे है? सारन छपरा में, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ गेहूं, धान और मसूर के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जा सकता है बिहार का कौन ऐसा साइट है जहाँ से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य मिले हैं एवं मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही VVI है। किसी भी किताब में पढ़िए, चाहे बिहार स्पेशल का भी, अगर इम्तियाज़ अहमद की भी किताबें हैं, चाहे कोई भी किताबें हैं, इतना डिटेल्स में नहीं देगा जो SCERT की किताबें देता है। इसलिए BPSC के अध्यक्ष साहब भी ये बात बोल कर गए कि ये किताबें पढ़ के ही आना भाई, है ना। ताकि आपको चाहता है कि अभी आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, तो उसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। भविष्य बनाने का कला और भविष्य बनाने का ईजाद जो आपके हुनर में दिखेगा, यही सब चीज़ से मिलता है। चलिए, सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया, है ना। कुत्ता को पालतू जानवर बनाया सबसे पहले इंसानों ने, है ना। कौन ऐसा जानवर है जिसे लोगों ने सबसे पहला पालतू बनाया? तो कुत्ता हो जाता है। देखिए, चिरांद के बारे में और भी है, बिहार का जो कह सकते हैं बिहार अस्थाई सब जीवन में है। तो आगे थोड़ा सा और भी देखेंगे हम लोग। चलिए, अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो हो जाता है आरंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण, है ना। प्रथम नगरीकरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। प्रथम नगरीकरण हो जाता है, इसमें बहुत सारा पॉइंट आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, क्योंकि 3-4 वीडियो इसका होगा। बहुत अच्छा मटेरियल है। सॉरी, अब दिख रहा होगा अच्छा से, है ना। इसमें इतिहास से संबंधित इतने बेहतर मटेरियल है। चलिए, ये कहता है यहाँ पे आरंभिक शहर की बात करें, प्रथम नगरीकरण, है ना। तो प्रथम नगरीकरण के नाम से आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता है। तो यहाँ पे कहता है कि नौपाषाण काल के बाद धातु युग आरंभ हुआ और धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ, जैसे कोटदीजी का, आमरी का और सिंध का, है ना। आमरी, सिंध का। देखिए, सरायखेला और जलीलपुर उत्तरी पंजाब में स्थित है ना। और कालीबंगा की बात करें, जो पूछा जाता है डायरेक्ट, कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में है ना। यहाँ पे देखिए राजस्थान हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, पहला धातु तांबा था, है ना, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था, है ना। और भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। और इसी के समकालीन दुनिया का, देखिए, दुनिया का हड़प्पा सभ्यता को जितना विकसित अवस्था में, और हड़प्पा सभ्यता की अगर विशेषता की हम लोग बात करें तो नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा यह जाने जाने वाला एक सभ्यता थी। कहा जाता है कि समकालीन सभ्यताओं में इतना खूबसूरत और इतना आधुनिक कोई भी समाज, है ना, और ये सभ्यता जो थी, इतना कोई भी सभ्यता नहीं रहा है। जैसे में आप इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता देख सकते हैं, चीन में आप शांग सभ्यता देख सकते हैं, है ना। और नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावेश में प्रवेश किया था, है ना। और यही हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, जो बहुत ही VVI है। देखिए, चाइना की अगर बात करें, जो आपका पड़ोसी कंट्री है, चीन अपनी सभ्यता और संस्कृतियों की सबसे ज़्यादा बखान करता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया में जो संस्कृतियां हैं हमारे बाद पैदा होती है। उसने ये कहा कि जितनी भी संस्कृतियां हैं, जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं, सब क्या है? भ्रष्ट है। लेकिन कभी भी आपके भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में उल्टा और सीधा नहीं कहा, क्योंकि उसका ये मानना था कि हमारे यहाँ जब देवता
हमारे यहाँ हमारे ज़मीन पे जब आते हैं तो सबसे पहले भारत के ज़मीन पर उतरते हैं और भारत के ज़मीन से चल के ही चाइना में पहुँचते हैं। इसीलिए उसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी तारीफ़ किया। और यही बात था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम भारत के लोगों के साथ जो चाइना का जो संबंध था, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, हिंदी चीनी भाई भाई का था, लेकिन वो क्या था, हम ही से मोहब्बत और हम ही से लड़ाई वाली बात थी। और चीन ने अपना जो रूप था, जो स्वरूप था, वो दिखाया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आगे देखने के पहले एक काम करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, लेकिन इसको हम लोग दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो थोड़ा सा ये हो जाता है ना। डिमांड जैसे होगा वैसे हम लोग थोड़ा सा लंबा करेंगे, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 एपिसोड में हम आपको दे करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।